गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है आपको हमारा पहला लेक्चर पसंद आया है, कुछ लोगों का फीडबैक अच्छा मिला है मुझे। आज हम हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरा जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अब चूंकि इसका इंट्रोडक्शन बार बार मुझे देने की जरूरत नहीं है, वो आप अगर प्रीवियस लेक्चर देखेंगे पहले वाला तो उसमें मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है कि ये कौन सा कोर्स है, कैसे आपको पढ़ना है, इसका आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम डायरेक्ट अब दूसरे लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट का वो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो अगर सिंपल सा हम इसके मीनिंग की अगर बात करें एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड। एग्रोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड। इट derived from Greek language and two Greek word of Greek language। अब कौन कौन से टू वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज के? फर्स्ट वन इज एग्रोस, सेकेंड वन इज नोमोस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रोस? फील्ड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोमोस? टू मैनेज। टू मैनेज। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रोनॉमी? मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। कहां से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड है, एग्रोस एंड नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज। तो मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। अगर हम बात करें एग्रोनॉमी सिंपल इसके डेफिनेशंस की, तो एग्रीकल्चर is a major branch of agronomy is a major branch of agriculture that deals with the principle and practices of weed management, irrigation management, dryland farming, soil management, nutrient management and all other aspects। तो ये जो aspects मैंने आपको बताया है, irrigation की हम बात करेंगे, dryland की बात करेंगे, weeds की बात करेंगे, soil जो भी soil का अलग एक डिपार्टमेंट है, बट हम यहाँ पे सॉइल और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है जो सॉइल के, जो हो सकता है वो प्रोबेबिलिटिक सॉइल जो है, प्रॉब्लम करने वाली जो सॉइल्स है, सेलेनियल क्लाइंस, उसके इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, उनके रिक्लेमेशन की बात करेंगे। तो कई सारे चीज़ें हम एग्रोनॉमी में भी डिस्कस करते हैं। तो एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर का एक मुख्य शाखा है। इट इज ए मेन ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स, ये जो किसके साथ डील्स करती है? वाटर मैनेजमेंट के साथ, इसके साथ इरिगेशन प्रैक्टिसेस हो गई, इसके साथ हमारी वीड मैनेजमेंट हो गया। तो एग्रीकल्चर इज ए मेन ब्रांच ऑफ एग्रोनॉमी, इज ए मेन ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। मेन ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। अभी आपसे एक कंप्यूटर एग्जाम्पल पूछते हैं, व्हिच वन इज द मेन ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर? दैट इज एग्रोनॉमी। एंड rather than this, all other subjects, supporting subjects to agronomy. So main branch of agronomy that deals with principle and practices of crop production, water management and weed management, dryland farming and other। तो ये क्या हो गया? एक एग्रीकल्चर की सबसे मुख्य शाखा है। और ये जो इसके क्रॉप प्रोडक्शन के जो प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस है, क्रॉप प्रोडक्शन के, वाटर मैनेजमेंट, वीड के, ड्राईलैंड फार्मिंग और अदर के, इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पीटर डिक्रेसेंजी। ये क्या है? ये फादर है, ये एक नाम है साइंटिस्ट का।
जो कौन है, द फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, पीटर डिक्रेसन जी ने, उस किताब का नाम है ऑफर्स रूरल कामोदरम। ऑफर्स, एक्चुअली इसका उसका नाम में मिस्टेक हो या मिसप्रिंट हो तो आप ये देख लीजिए किताब से, मेरे भी माइंड में नहीं आ रही है। तो ऑपस रूरल कामोदरम नाम की जो बुक थी वो पीटर डिक्रेसन जी ने लिखी थी, और पीटर डिक्रेसन जी रिगार्ड एज ए फादर ऑफ एग्रोनॉमी। नाउ सेकंड थिंग इज, अब एग्रोनॉमी, जैसे एग्रीकल्चर की हमने बात करी थी कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, इसी तरह से एग्रोनॉमी के अंदर भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं? देखिए, हम काम कर सकते हैं, वीड मैनेजमेंट हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, इसके बाद में हम बात कर सकते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग हो गई, इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके बाद हम बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके बाद हम बात करते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इसके बाद हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, इसके बाद हम बात करते हैं एग्रोमेटियोलॉजी, कुछ एडवांस जो हमारी यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे अलग से डिपार्टमेंट है मेट्रोलॉजी का, बट अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो इट इज ए पार्ट ऑफ एग्रोनॉमी। तो ये बहुत सारे और भी है, ये सारे जो एस्पेक्ट्स जो है वो किसके अंदर हम डिस्कस करते हैं? एग्रोनॉमी के अंदर। इसके बाद ये देखो एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी की डेफिनेशन और उसके मीन्स, उसका क्या मीनिंग है तो डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो चूंकि एग्रोनॉमी के अंदर जो हमारा जो मेजर जो सब्जेक्ट्स है, तो मेजर जो एस्पेक्ट्स जो थे एग्रोनॉमी के, उन्हीं से हमारे क्या है स्कोप निकल के आएंगे। अगर हम बात करें बहुत पहले की, तो हमारे पास पहले अगर वीड की हम बात कर रहे हैं तो पहले हमारे पास क्या था? वीड मैनेजमेंट करने के लिए सिर्फ मैकेनिकली हम ये मैकेनिकली कह सकते हैं या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस हमारे पास थी, उन्हीं से हम वीड को मैनेज करते थे। लेकिन आज की हम बात करें तो हमारे पास नए नए हर्बिसाइड्स दुनिया भर के हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, और उन हर्बिसाइड्स के ऊपर अगर हम ट्राई कर रहे हैं तो एक सेलेक्टिविटी का पता लग रहा है कि ये हर्बिसाइड किसको खत्म कर रहा है, किसको खत्म नहीं कर सकता। तो एक मिक्स्ड जो पॉपुलेशन है, जैसे क्रॉप के अंदर कुछ वीड ऐसे होते हैं जो क्रॉप के जैसे दिखते हैं, जैसे फेलेरिस माइनर गेहूं में। अब फेलेरिस माइनर गेहूं में खड़ा है तो आप उसको अगर मान लो जब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी तो आप पहचान नहीं पाओगे। एक नॉर्मल किसान उसे पहचान सकता है, लेकिन जो जिसने कभी एग्रीकल्चर नहीं करी वो कभी नहीं पहचान पाएगा, और वो वहां जाके फील्ड में फेलेरिस माइनर के प्लांट को नहीं उखाड़ सकता। तो उस केस में अगर कुछ ऐसे हर्बिसाइड्स हमने नए इंट्रोड्यूस किए हैं तो वो इजीली उस वीड्स को कंट्रोल कर लेंगे। अब वो कैसे कंट्रोल करेंगे? वो उसके लिए हमें नया इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कोई वीड वो देखेंगे तो वो उस जो पर्टिकुलर प्लांट को ही किल करेगा, उसके अंदर कोई ऐसी बायोकेमिकल या फिर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा ताकि उससे वो प्लांट ही खत्म हो और हमारी क्रॉप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। इसको सेलेक्टिविटी कहते हैं। तो नई नई सेलेक्टिविटी का हमें पता लग रहा है आजकल। फेलेरिस माइनर पहले एक्चुअली क्या हुआ था, हम आइसोप्रोटीरोन्सिस को कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन आजकल फेलेरिस माइनर को आइसोप्रोटीरोन से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसके प्रति उस पर रेजिस्टेंट डेवलप हो गया है। तो आजकल 2-3 हर्बिसाइड चल रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं सल्फोसल्फुरान से कर रहे हैं, सल्फ्यूरोन, इससे उसको कंट्रोल कर रहे हैं। बट अगर रिसेंट केस देखें तो इससे उसमें रेजिस्टेंट डेवलप हो गया है। इसलिए अगर रिसेंटली हम बात करें तो एक नया मॉलिक्यूल है जिसको हम काम में ले रहे हैं, फिनोक्साडेन। ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम काम में ले रहे हैं, इसको फेलेरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए। तो हमें नई नई सेलेक्टिविटी का पता लग रहा है, नए हर्बिसाइड्स बन रहे हैं, और हमारी जो डिफिकल्टीज थी कि किस वीड को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आज उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं।
उनके हमारे ऊपर जो हमारे साइंटिस्ट स्टूडेंट जो है रिसर्च कर रहे हैं और एक अच्छी अचीवमेंट या उनको एक अपना अचीवमेंट मिल रहा है। तो इसमें देखिए वीड मैनेजमेंट की हमने बात कर दी। इसी तरह से हम इरिगेशन की बात करें तो ट्रेडिशनल इरिगेशन जो सिस्टम थे, जो ट्रेडिशनल इरिगेशन के जो सिस्टम थे वो आप लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे, बट अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे तो उनसे पानी का वेस्टेज बहुत कम ज़्यादा होता था। दूसरी चीज़ है एफिशिएंसी बहुत कम थी, जितना पानी निकालते थे उससे बहुत कम पानी खेत में जाके पहुंचता था, क्योंकि एफिशिएंसी की पाइप नहीं थे, उसके पास अपने कोई इलेक्ट्रिकल कुछ उसको लिफ्टिंग डिवाइसेस नहीं थी, तो इसलिए बहुत सारी कमियां थी। लेकिन आज हम कह रहे हैं, देखो पहले हम चरस, डेकली वो बोलते हैं, रेट बोलते हैं ये गाँव में, ये सारे पुराने ट्रेडिशनल वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस है। इनको देखिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ, चरस, डेकली, रेट, ये सब, और इन सबको रिप्लेस करके नए कौन सा है, इंजन, मोटर, ये सब से रिप्लेस किससे हो गए, इलेक्ट्रिकल, या आइदर इलेक्ट्रिकल और आइदर फ्यूल जनरेटेड। ठीक है, तो फ्यूल से चलने वाले जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हमारे पास मोटर और इंजन आ गए, तो उससे हमारी लिफ्टिंग डिवाइसेस बढ़िया हो गई, और इनसे हमारे जो है वाटर जो जितना लग रहा था उससे कम लग रहा है, एफिशिएंसी भी अच्छी आ रही है, कम टाइम में ज़्यादा काम हो रहा है। इसी तरह से अगर पहले हम इरिगेशन मेथड की बात करें तो पहले हम एक खेत में एक साइड से पानी दे देते थे और पूरे खेत में पानी भरता था, इस तरह फ्लड मेथड बोलते हैं। तो फ्लड मेथड से हम इरिगेट करते थे फील्ड को, ठीक है, जिससे कि एफिशिएंसी बहुत कम होती है। एफिशिएंसी कितनी होती है फ्लड में, लेस देन 20 या अपन 30 कह सकते हैं, लेस देन 30। इसके बाद नई दूसरी उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए चेक बेसिन मेथड को काम में लिया। एक मेन इरिगेशन चैनल हो गई, उससे एक और फिर सब चैनल हो गई, और इससे जो हमारे फील्ड के जो डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में बांट के उसको फील्ड को इरिगेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसको चेक बेसिन मेथड बोलते हैं। और चेक बेसिन से भी हमारी जो एफिशिएंसी थी वो ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी इससे ऊपर बढ़ के 30 से 50% इससे हमारी एफिशिएंसी हो गई। लेकिन लेटेस्ट में हमने जो बात कर रहे हैं, हम अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्प्रिंकलर और ड्रिप पे हम चल रहे हैं, स्प्रिंकलर और ड्रिप। इससे हमारी एफिशिएंसी है वो, स्प्रिंकलर की बात करें तो 60 से 70% है, और इसकी बात करें तो मोर देन 80% है। तो देखिए कहाँ हमारी एफिशिएंसी 30% से कम थी, कहाँ 80% से ज़्यादा पे आ गई। तो बिल्कुल एक इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, इनोवेटिव रिसर्च हो रहा है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, और इससे हमारे क्या है कि एक तरह से बहुत सारे स्कोप्स हैं। अब इसमें हमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, हमारे एक तरह से रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, हमारे कम पानी में अच्छा काम हो रहा है, कम पानी में ज़्यादा लैंड को इरिगेट कर पा रहे हैं। तो ये किसकी वजह से सब ये जो क्रेडिट जो जा रहा है किसको जा रहा है, इकोनॉमिस्टों को जा रहा है। तो इकोनॉमिस्टों के साथ साथ इंजीनियरिंग भी इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद में देखो स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात कर ली, वीड्स की बात कर ली हमने। अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें या फिर कुछ और फर्टिलाइजर की बात करें, तो फर्टिलाइजर में आपने देखा होगा पहले तो हम FIM बहुत बल्कि हमारे पास हुआ करता था बल्क में, क्योंकि गायें भैंसें बहुत रहा करती थी गाँव में, तो एनिमल्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास इसकी क्वांटिटी काफ़ी थी, तो हम ये पूरे खेतों में ये डालते थे। लेकिन आज ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारे पास ये एक्चुअली अवेलेबल ही नहीं है इतना FIM। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, फर्टिलाइजर से। अब फर्टिलाइजर से रिप्लेस करने के बाद में फिर आजकल एक और फर्टिलाइजर में भी कई सारी चीज़ें आ रही है। फर्टिलाइजर भी एक तरह से यूज एफिशिएंसी बहुत कम है, बहुत बल्क में डाल रहे हैं तो भी डिटोरेट हो रही है क्वालिटी, तो हमने फिर बढ़ा के इसको लिक्विड फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दिया। फिर लिक्विड फर्टिलाइजर से भी हमें तो हैंडलिंग में दिक्कत होने लगी, तो आजकल रिसेंटली हमने लिक्विड फर्टिलाइजर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, नैनो फर्टिलाइजर में। अब नैनो फर्टिलाइजर जो है, अगर 1 kg नैनो फर्टिलाइजर यूरिया है तो ये कितना इस अगर हम कन्वेंशनल मेथड की बात करें तो 100 किलो यूरिया के बराबर काम करेगा। अगर हम यूज एफिशिएंसी सारी चीज करें तो इधर 1 किलो यूरिया काफी है, उधर 100 किलो यूरिया चाहिए। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी एक एडवांस सब्जेक्ट है, इकोनॉमी का एक सब्जेक्ट है, और हमें इसी चीज़ों में हम काम कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी तक हम बात कर रहे हैं। तो हमारा एक तरह से ये सब कैसे इसको मतलब क्रेडिट, इसका क्रेडिट भी इकोनॉमिस्टों को ही जा रहा है, क्योंकि सारे जो हमारे रिसर्चर दुनिया भर के लगे हुए हैं और नई नई चीज़ डेवलप कर रहे हैं। जहाँ हमें कितना एक ट्रॉली खाद डालना पड़ता था, आज हम 1 किलो डाल के भी उतना एक उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। तो ये एक एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारा इकोनॉमी सब्जेक्ट है उसी की एक पहचान है, उसी के परिणामों का नतीजा है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजर के साथ साथ हमारी जो फर्टिलिटी है वो डे बाय डे डिग्रेड होती जा रही है।
डे बाई डे डिग्रेड होने की वजह से क्या है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है, पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी वो भी गिरती जा रही है। मतलब पहले 1 किलो अगर हम कुछ डालते थे, 1 किलो यूरिया या कोई भी खाद या कुछ भी मान लो आप 1 किलो यूरिया डालते थे तो जितनी हीट हमारे पास आती थी, जैसे मान लो 10 kg आ रही है, तो दूसरे अभी अगर 1 किलो आज, ये 10 साल पहले की बात है, बिफोर 10 ईयर एगो, 10 साल पहले की बात है। अगर हम आज की बात करें तो आज 1 किलो डालेंगे तो उससे हमारी हीट जो है 7 किलो आ रही है। इट मीन्स डिटरेशन आ रहा है। पहले किसे बोलते हैं, पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, कि हमारे पहले 1 किलो डालने से कितनी हीट आती थी, आज 1 किलो डालने से कितनी आ रही है। तो ये पहले तो ज्यादा थी, आज कम हो रही है। तो ये अगर ऐसे कम होती रही थी, एक टाइम हो सकता है कि ये 1 किलो खर्च करें, 1 किलो ही हमारा प्रोड्यूस हो। तो ऐसी स्टेज आ जाएगी तो उसमें फिर हमारा जो कॉस्ट, जो हमारी इकोनॉमिक्स से ऊपर बढ़ा जाएगी, क्योंकि हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी और प्रोडक्शन कुछ नहीं होगा। तो इस स्टेज को अपन यहाँ से नीचे नहीं जाने देते हैं, या तो इसको बढ़ाओ या इसको यही मेंटेन करो। इसलिए इसको यही मेंटेन करने के लिए हमारे एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबिलिटी। और इस सस्टेनेबिलिटी का सीधा सा मतलब यही है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो एग्रीकल्चरल जो सिस्टम है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम हम इसे कह सकते हैं, ये बायोलॉजिकल सिस्टम रहना चाहिए रिमेन्स डाइवर्स एंड प्रोडक्टिव इंडेफिनेटली। ये अंत तक ये डाइवर्स रहना चाहिए, विविध रहना चाहिए और प्रोडक्टिव यानी उपजाऊ रहना चाहिए। इसी को हम सस्टेनेबिलिटी बोल रहे हैं, इसी को हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे अभी हमें ध्यान देना पड़ेगा और हम ध्यान दे रहे हैं इस पे। बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट चालू हो गए, जैसे एग्रोनॉमिक फार्मिंग हम बोल सकते हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात करते हैं। अब कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो कि वर्ड आ गया है, तो अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए हमारे पास अगर हम पहले फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो हम एक खेत को कम से कम 7-8 बार जोतते थे। ये हमारा फील्ड है, इसको कई बार हम इसमें प्लानिंग करवाते थे ट्रैक्टर से, या फिर हम मैन्युअली, या फिर हम करते थे एनिमल ड्रोन इम्प्लीमेंट से उनसे। तो बहुत हमारा फील्ड जो है, अगर एनिमल से करेंगे तो भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी तो हम जा ही रही है ना किसी ना किसी फॉर्म में। मैन्युअली करेंगे तो भी एनर्जी लग रही है, अगर हम ट्रैक्टर से कर रहे हैं तो उसमें फ्यूल लग रहा है। लेकिन अगर हम इसको कॉन्वेंशनल, जो हमारा टिलेज सिस्टम था, उस कॉन्वेंशनल टिलेज सिस्टम को हमने कन्वर्ट कर दिया कंजर्वेशन टिलेज में। कंजर्वेशन टिलेज में कन्वर्ट कर दिया हमने, इसको मल्च टिलेज में कन्वर्ट कर दिया हमने, इसको जीरो टिलेज में कन्वर्ट कर दिया हमने, रिड्यूस टिलेज में कन्वर्ट कर दिया हमने, इसको मिनिमम टिलेज में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो ये सारे जो टिलेज की जो फॉर्म है, इस फॉर्म से इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। हमारा रेजिड्यू बना रह रहा है, रेजिड्यू बना रहने से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ रहा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ रहा है, इससे तो हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको कम हो रहा है, इफेक्ट इतना नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई ऐसा है ना कि अगर रेजिड्यू बर्न ज़्यादा होगा, बार बार उसको इनकॉर्पोरेट करोगे, तो कार्बन जो हमारा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये सारी फॉर्म को अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, और हमारा फील्ड के साथ साथ हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम जो है ये भी कार्बन भी डिग्रेड नहीं होगा, और हमारी सॉइल हेल्दी बनी रहेगी और प्रोडक्टिव बनी रहेगी बहुत सालों तक। तो ये जो सारे जो अभी डिस्कस किए हमने, ये सब एग्रोनॉमी के स्कोप है, ताकि आपको पता चल सके कि एग्रोनॉमी की एक्चुअली क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अगर एग्रोनॉमी की अगर हम बात करें, ये तो देखो वैसे हम स्कोप्स की बात कर रहे थे, अगर हम वैसे स्कोप्स की बात करें तो आप अगर एग्रोनॉमिस्ट है कोई, आप एग्रोनॉमी ले रहे हो BSc के बाद में, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। अब आप उसमें अगर आप एग्रोनॉमी ले रहे हो, आप एग्रोनॉमी लेकर आप MSc PhD करते हो, तो आपके पास बहुत अच्छा स्कोप है। अब वो कैसे हैं? देखो, एक मेजर सब्जेक्ट है, आप दूसरे आपके सब्जेक्ट है, एक तरह से इसके सपोर्टिंग सब्जेक्ट है। आप कहीं पे भी एग्जाम दे रहे हो, AAO, AO, RPSC, UPSC, तो आपको मेजर पोर्शन एग्रोनॉमी से होता है उसमें। तो आप एक तरह से वहाँ पे भी लीड लेके चलते हो, आपको ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। दूसरी चीज़ है कि हर जगह, हर फील्ड में आपको इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। आप कहीं किसी इंडस्ट्री में चले जाओ, सीट्स और किसी डिपार्टमेंट के आए नहीं आए, एग्रोनॉमिक सीट जरूर रहेगी। ARS आप देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर आप देख लीजिए, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट आप देख लीजिए, SMS जिसे कहते हैं। आप एग्रोनॉमी के अंदर कहीं और भी कई सारी आप पोस्ट देख लीजिए, फार्म मैनेजर हो गया, और कहीं सारी बहुत सारी पोस्टें हैं जो एग्रोनॉमी की बिल्कुल रिजर्व है और एग्रोनॉमी में आती है। तो आई थिंक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो एग्रोनॉमी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा स्कोप है, और बाकी स्कोप मैंने आपको बता दिए हैं।
तो आई थिंक ये इनफ है इस लेक्चर के लिए, और नेक्स्ट लेक्चर की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।